वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन कई सारे लोग ऐसा करते नहीं है। जब भी पति और पत्नी के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच, तो पत्नी क्या करती है, सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन में। स्टेशन में जाकर के वो क्या करती है, जैसे कि जो कॉमन एलिगेशन होते हैं वे सभी लगाए जाते हैं कि पति करता है दहेज की मांग, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मुझे दहेज को लेकर के ताने मारते हैं। जो परिवार के सारे सदस्य है, ससुर, सास, जो ननद होती है, सभी पर एलिगेशन लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो दहेज के केस होते हैं, 498 के केस होते हैं, उनमें से 80% केस झूठे होते हैं। तो यदि आप पर दहेज का कोई भी झूठा केस करा गया है या आपको लगता है कि किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के झूठे मामलों को रोकने के लिए अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, अपना एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जिसकी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दहेज का झूठा केस करा रखा है या आपके किसी जानकार व्यक्ति पर दहेज का झूठा मुकदमा चल रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, और इस लेटेस्ट जजमेंट का जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, उसका सहारा कैसे ले सकते हैं और कैसे आप बरी हो सकते हैं, कैसे आप अपना झूठा केस खत्म करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसका नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। चलिए दोस्तों, हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो इसमें जो कपल होते हैं उनकी शादी होती है 2008 में। सन 2008 में उनकी शादी होती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उनके बीच सामान्यतः टूट फूट होने लगती है, डिस्प्यूट होने लगते हैं। डिस्प्यूट इतने ज्यादा बढ़ते हैं कि पत्नी मायके में रहने लग जाती है, पति का घर छोड़ देती है। फिर वो क्या करती है, 2021 में पत्नी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है 498 के तहत। और वो जो एफआईआर है वो पति पर दर्ज कराई जाती है, ससुर पर दर्ज कराई जाती है, सास पर दर्ज कराई जाती है, और जो उसका पति है उसकी बहन पर दर्ज कराई जाती है। तो ये एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाकर जब पत्नी के द्वारा दर्ज कराई जाती है तो उस पर केस चल जाता है। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले पति का नाम छोड़कर उन सभी का उसमें से नाम काट देते हैं। यानी कि जैसा आमतौर पर होता है, जब भी 498 की एफआईआर आती है तो पति का नाम उसमें रखा जाता है, और जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, यदि एलिगेशन ठोस नहीं है या जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो अन्य व्यक्तियों के नाम उससे हटा दिए जाते हैं। तो ऐसा इस केस में हुआ। जो सास ससुर थे उनका नाम इससे हटा दिया गया, लेकिन पति पर मुकदमा चल गया। जब पति पर मुकदमा चला तो पति ने क्या किया, वो गया ऑनेबल हाई कोर्ट में। ऑनेबल हाई कोर्ट में जाने के बाद उसने सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन लगाई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है 482, ये सीआरपीसी का सेक्शन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत। यदि आपको लगता है कि आप पर झूठा केस किया गया है या कोई झूठा केस किया जा सकता है, तो आप कोर्ट से जमानत ले सकते हैं। आप इंटरिम बेल ले सकते हैं, अग्रिम जमानत ले सकते हैं। उसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ऐसा ही किया अचिन गुप्ता ने। वो गया ऑनेबल हाई कोर्ट में। ऑनेबल हाई कोर्ट में उसने सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसकी उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और ये आदेश दिया कि जो तुम पर एलिगेशन लगे हैं वो बिल्कुल ठीक है और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, आपको जेल में जाना होगा। लेकिन इसके बाद भी अचिन गुप्ता नहीं मानता, वो जाता है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में सारी बातों को सुना जाता है, दोनों पक्षों की तरफ से एलिगेशन लगाए जाते हैं। पति कहता है कि मैंने इसके साथ कभी मारपीट नहीं की और ये अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गई है। पति कहता है कि मैंने इसके अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल कर रखा है, मुझे इससे तलाक लेना है। और जो तलाक का केस है, जब उसके समन इसके पास गए, जब उसके नोटिस इसके पास गए, उसके बाद ही इसने एफआईआर को दर्ज कराया। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही जाती है। पत्नी क्या कहती है, पत्नी कहती है कि मारपीट करते हैं, लेकिन पत्नी ये नहीं बता पाती कि कब मारपीट करते हैं। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनली अपनी फाइंडिंग देता है, जो कि 3 बिंदुओं पर दी जाती है। सबसे पहली फाइंडिंग ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाती है कि जैसे उनकी शादी हुई 2008 में और 2021 में वो एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर में ये बताया गया कि वो दहेज की मांग करते हैं, तो तब से 2008 से 2021 तक क्या उन्होंने दहेज की मांग नहीं की और इस एफआईआर में इतना डिले क्यों है। सब जो दूसरा तथ्य ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया वो ये था कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, यानी कि आप केवल ये आरोप नहीं लगा सकते कि इसने मेरे साथ मारपीट की है। तो ये बताना पड़ता है कि मारपीट कब की गई, क्यों की गई, कितनी तारीख थी, क्या समय था, ये सारी बातें बतानी होती है। केवल कॉमन एलिगेशंस लगाकर कि इसने मेरे साथ मारपीट की है, ना आप उसमें उसकी डेट मेंशन कर रहे हैं, ना उसका टाइम मेंशन कर रहे हैं, तो ऐसे एलिगेशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। या जो आपने ये एफआईआर कराई है ये फर्जी तरीके से कराई गई है। ये सभी बातें ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि हमने पहले एक जजमेंट दे रखा है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और उसमें पुलिस वालों को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी मामले में सजा 7 साल से कम है या 498 का मामला है, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से पुलिस वालों को भी निर्देश दिया कि यदि उनके पास कोई ऐसी एफआईआर आती है तो उसकी सत्यता की जांच करे, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो एफआईआर झूठी तो नहीं लिखवाई जा रही है। इन सभी की जांच पुलिस वालों को करनी होगी। और इसके साथ ही ऑनेबल हाई कोर्ट को भी कहा गया कि यदि उसके पास 498 से रिलेटेड कोई भी एफआईआर आती है, उसे क्वेश्चन करवाने के लिए कहा जाता है सेक्शन 482 के तहत।
तो उसकी गहनता से जांच करें, उसका ठीक प्रकार से परिशीलन किया जाए, उसके आधार पर ही उस एफआईआर को जहां तक हो सके उसे क्वेश्चन किया जाए। क्योंकि यदि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है किस समय मारपीट की गई, एफआईआर बहुत देरी से दर्ज की गई है, तो ये सभी बातें हाईकोर्ट को भी देखनी चाहिए और जहां तक हो सकता हो जो कि 498 की झूठी एफआईआर आती है उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। तो यदि आपके केस में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया और उस केस को खत्म कर दिया। जो अचिन गुप्ता था उसे बरी किया गया और उसके विरुद्ध जो केस डला था उसे खारिज कर दिया गया। तो इस तरीके से अचिन गुप्ता फर्जी एफआईआर से बच गया। तो यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इस लेटेस्ट जजमेंट का आप लोग सहारा ले सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।